हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में हम 11th, 12th, बीएससी, एमएससी और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं। आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका वीडियो मैं निश्चित रूप से डालूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर। द्वैत प्रकृति क्या होती है, ड्यूअल नेचर क्या होता है और यह कब एग्जिस्टेंस में आया, कब अस्तित्व में आया। तो जैसा कि हम जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में। और सर एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो मैक्स प्लैंक ने अपना लॉजिक दिया था, वो लॉजिक क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में काफी काम आया। तो शुरुआत में क्या बोला गया, क्लासिकली हम लोग ये देखते थे कि लाइट जो है, लाइट का वेव नेचर होता है और ये वेव नेचर हमें कई फिजिकल फिनोमिनन है हमारे पास में, जैसे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण बोलते हैं इसको, दूसरा डिफ्रैक्शन, विवर्तन, तीसरा पोलराइजेशन, ध्रुवण। इन फिजिकल फिनोमिनन से हमें यह पता चलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है। लाइट की जो प्रकृति होती है वो तरंग होती है, तरंग प्रकृति की है लाइट। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब मैं 1905 के आसपास के टाइम पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ ऐसे फिनोमिनन डेवलप हुए जिन पे अगर मैं प्रकाश डालूं तो वहां से हमें यह पता चलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। जैसे मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा था, जब मैक्स प्लैंक ने इसको समझाया था तो उन्होंने क्वांटा पार्टिकल नेचर को डिफाइन किया था और उसी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको समझा पाए थे हम लोग। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर आइंस्टीन ने बोला था कि फोटोन्स होते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के कारण एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। तीसरी चीज कॉम्पटन इफेक्ट। तो इन फिजिकल फिनोमिनन से मुझे यह पता चलता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर और इन फिजिकल फिनोमिनन से मुझे यह पता चलता है कि लाइट हैज वेव नेचर। तो मैं यहां कह सकता हूं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर। द्वैत प्रकृति होती है लाइट की, द्वैत मतलब डबल। लेकिन एक चीज और है कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ये दोनों प्रकृति, ये दोनों नेचर एक साथ प्रेक्षित नहीं होती। आप किसी भी सिंगल एक्सपेरिमेंट में इन दोनों नेचर को एक साथ नहीं देख सकते। होती है, आप देख नहीं सकते, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है अभी तक। ठीक है। और इसे बोर ने अपने इनकम्प्लीटेरिटी मतलब असंगतता के सिद्धांत में बताया भी था कि किसी एक प्रयोग में आप ये चीज नहीं देख सकते। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन 1923-24 के आसपास एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुइस डे ब्रॉगली, या इनको बोला जाता था डे ब्रॉय। तो डे ब्रॉगली ने एक स्टेटमेंट दिया कि नेचर हैज सिमेट्री, या एवरी पार्टिकल हैज एसोसिएटेड विद वेव।
प्रत्येक पार्टिकल जो है वो एक वेव से एसोसिएटेड होता है। अभी तक तो बात थी केवल लाइट की, लेकिन अब इन्होंने सबसे पहले यह बोला कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर, जिसमें आप, मैं, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, इस अर्थ के ऊपर जो भी मैटर है वो मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करता है। मतलब मैटर जो कि पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करेगा। ये डी ब्रॉगली ने फर्स्ट टाइम बताया, और ये इन्होंने अपनी पीएचडी कर रहे थे। ये दोस्तों 12th के बाद बीएससी, देन एमएससी, एमएससी के बाद में काफी सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, नेट का टेस्ट होता है, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और पीएचडी में आप किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करते हैं जिस पे आपके पहले किसी ने नहीं किया हो। उसमें 3 से 5 साल का टाइम लगता है। आप रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, थीसिस बनाते हैं और वो थीसिस सबमिट करते हैं किसी पैनल के सामने। तो वो पैनल में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो उस थीसिस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका किया गया काम सही है। तो उस टाइम पे डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय पीएचडी कर रहे थे, और इनका जो थीसिस था, वो थीसिस में इन्होंने ये बाकायदा लिख के भेजा। तो थीसिस वो एक पैनल के सामने गया। पैनल में जब उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने, तो वो हतप्रभ रह गए। और उस समय के महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि देखिए ये क्या लिख के लेके आए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा, काफी टाइम तक विचार किया, और उसके बाद में बोला ठीक है, डी ब्रॉगली को या डी ब्रॉय को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, वहां उस समय बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था फिजिक्स में, और इन्हें इस काम के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। और बाद में लगभग 1927 के आसपास डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के लिए इस चीज को प्रूव भी कर दिया प्रैक्टिकली अपने प्रयोग में, डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने यह प्रदर्शित किया कि हां, डी ब्रॉगली ने जो बोला है सही है, इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है। दैट मींस मैटर हैज आल्सो अ ड्यूअल नेचर, जैसा कि पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है। डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध कर दिया। और बाद में जे थॉमसन, जो परमाणु मॉडल वाले थे, उनके लड़के थे जीपी थॉमसन, इन्होंने भी एक प्रयोग किया, और उसमें डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, इस परिकल्पना को अपने प्रयोग द्वारा सत्यापित किया, वेरीफाइड किया। और इसके बाद लगभग 1927 के आसपास डी ब्रॉगली को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया उनकी इस खोज के लिए। तो डी ब्रॉगली ने यह बताया कि मैटर जो है वो भी वेव की जैसे बिहेव करती है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैटर अगर वेव है, आप और मैं अगर वेव हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। तो वो हमें दिखती क्यों नहीं है? ये भी सही बात है। चलिए अपन निकालते हैं इस चीज को। तो जब बताया गया, डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर हैज आल्सो अ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, और ये जो लैम्डा होती है इसकी वेवलेंथ ये होती है h/p के। यहां पे h जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अभी तक इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है, अभी भी काम चल रहा है। और p जो है ये मोमेंटम of particle, that is mv. v is the velocity of the particle, and m is the mass of that particle. m जो है वो उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है, और p जो है वो उसका रेखीय संवेग है, h जो है वो प्लैंक नियतांक है। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा
वेवलेंथ है उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की। समझ में आया? तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में राइट साइड में पार्टिकल नेचर शो हो रहा है, लेफ्ट साइड में वेव नेचर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ है तो वेवलेंथ कितनी आती है, आपकी और मेरी वेवलेंथ। सपोज करो यहां पे मैं हूं, मेरा वेट है 100 kg और मेरी जो वेलोसिटी है वो आप मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लैम्डा बराबर बोलता है h/mv, h/p या h/mv। यहां पे क्या है, p बराबर mv। तो लैम्डा बराबर h की वैल्यू रखते हैं हम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। m है मेरा 100 और वेलोसिटी है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻। अब 3 ऊपर गया तो 37 हो गया, -37 मीटर। ये मेरी वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ इतनी कम है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻2 -3 एंगस्ट्रॉम तक ही वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता वेवलेंथ है या नहीं है। अगर इसको मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहूं तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। अगेन अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत कम वेवलेंथ है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हो आप लोग कि यस वी हैव अ वेवलेंथ, हमारे पास में वेवलेंथ है, लेकिन मेजर नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी वेवलेंथ है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए अब ये विचार हो गया क्लियर। चलिए बात आती है कि इसका जो डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी वो सही कहां पे हुई, मतलब मेजर कैसे कर पाए उसको। तो ये जो प्रयोग थे डेविसन जर्मर प्रयोग, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। और डेविसन जर्मर प्रयोग में मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे, हालांकि आज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके लिए ये हो चुका है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे उनके लिए इस प्रयोग को सबसे पहले सत्यापित किया गया। कैसे? जैसे लैम्डा इज इक्वल टू h/p था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मास जो है वो हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ये होती है लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अपन निकालें तो यहां उसको क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। तो सॉल्व करें, ये हो जाएगा 66.26 अपॉन 91 इंटू 10⁻34, ऊपर जाएगा तो -6 प्लस 31। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू लगभग 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻, यहां पे एक और 10 आ जाएगा तो 10⁻10 आ जाएगा ये। या लैम्डा इज इक्वल टू मीटर, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, मींस इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं। दैट मींस ये जो हाइपोथेसिस था ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सही था और इसकी हम जो वेवलेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं और वो मेजरेबल है या नहीं ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लगभग 10⁻³ एंगस्ट्रॉम तक ही मेजर कर सकते हैं, उसके बाद में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले। मेन 3 फॉर्मूले हैं यहां पे। पहला, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल की दी है आपको, सपोज करो K, तो ये फॉर्मूला कौन सा रूप लेता है? तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहां कोई पार्टिकल A है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकता हूं 12 mv² हो जाएगी और इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv।
v की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, v हो जाएगा ये 2k/m अंडर रूट। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, यहां पे h/mv। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना h/m इंटू रूट 2k/m, या मैं लिख सकता हूं यहां पे h/√2mk। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके और उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अपन। दूसरा फॉर्मूला आता है चार्ज पार्टिकल्स के लिए। चार्ज पार्टिकल को यदि मैं एक्सेलरेट करूं, एक्सेलरेटेड बाय वेलोसिटी v, मान लो ये कोई दो प्लेट है, इस पे 0 पोटेंशियल है, इस पे v पोटेंशियल है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला सही है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है q जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो यहां पे ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा इस प्लेट से, जीरो प्लेट से v प्लेट का जो वोल्टेज है वहां तक जाने में कुछ ना कुछ इसके द्वारा कार्य होगा। तो इस वर्क डन को अपन लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू डेल्टा पोटेंशियल का डिफरेंस, या हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस 0 v। तो वर्क डन ये आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, k इज इक्वल टू qv हो गया। अपने पास फॉर्मूला क्या है, लेमडा बराबर h/√2m के वैल्यू रख सकते हैं h/√2mqv। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया जिसमें आपको पोटेंशियल दे रखा है, और चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, h की वैल्यू आपके पास में है, आप उस पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये दो चीज हो गई अपनी। अब अगर पर्टिकुलर वो चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। तीसरे केस में यही दिखा देता हूं। तो तीसरे केस में यदि मेरा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल द पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/√2m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E, वोल्टेज। अब वैल्यू अपन रख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू v। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम लैम्डा। तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर केस आता है तो इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेवलेंथ अगर आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट, आपको वोल्ट की वैल्यू पता देगा वो कि v वोल्ट लगा करके एक्सेलरेट किया जाता है, तो आप इसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले से उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों ये था डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, और डे ब्रोगली हाइपोथेसिस से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप कम से कम 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए हुए हैं वो कीजिए, और उसके बाद में जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसके संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।